नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा था वो था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और उसमें पिछली कक्षा में हमने वंशागति का गुणसूत्रीय आधार शुरू किया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि जो गुणसूत्र हैं वो आपके आनुवांशिक वाहक हैं, है या नहीं भाई। पिछले क्लास में आपने वंशागति का गुणसूत्रीय आधार पढ़ा था, फिर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो गुणसूत्र हैं वो हमारे आनुवांशिक वाहक हैं, मतलब उस पे हमारे जीन्स उपस्थित रहते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका गुणसूत्र माने क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब गुणसूत्र की खोज के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि गुणसूत्र की जो खोज करता थे वो थे हॉफमीस्टर। ये मैंने आपको कल बताया था। इनकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। इनकी खोज हॉफमीस्टर ने की थी, इनका अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने, और इनको वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था, क्रोमोसोम नाम दिया था। और इनको कौन से अभिरंजक से अभिरंजित किया था, कौन सी डाई लगाई थी, जेनस ग्रीन। तो ये किससे अभिरंजित किए गए थे, अभिरंजित जेनस ग्रीन। जैसे आपने ना स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे 11वीं 12वीं में, आपने अनुप्रस्थ काट बनाया था मूल का और तने का, तो आपने उसमें एसिटोकार्मीन अभिरंजक लगाया था, याद है, एसिटोकार्मीन। और आपने एक और डाई पढ़ी है केमिस्ट्री में, फिनोफ्थलीन पढ़ी है ना, जब आपने टाइट्रेशन किया था, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जेनस ग्रीन डाई थी जिससे गुणसूत्रों को देखा गया था। और फ्लेमिंग ने इनका नाम रखा था क्रोमैटिन, है ना। अब जो गुणसूत्र होते हैं वो छड़ाकार होते हैं, वो छड़ रूपी होते हैं या धागे रूपी होते हैं, लेकिन उनको अभिरंजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। गुण सूत्र, क्रोमो का मतलब जो रंजित हो सके, रंग से दिखाई दे, और सोमा का मतलब होता है काया। तो वो काया जो अभिरंजित की जा सकती है उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। अब जब आप गुणसूत्र देखते हैं बच्चे, आपने कोशिका विभाजन पढ़ा हुआ है, तो उसमें कोशिका विभाजन में जाने से पहले जो कोशिका रहती है वो कैसी रहती है, वो धागे नुमा संरचना में रहती है, इस प्रकार से, ऐसे रहती है ना। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं आप इसे, क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन है ये कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में देखी जाती है, ये देखी जाती है अंतरावस्था में। बहुत सारे जो धागे होते हैं, जो तंतु होते हैं, वो आपस में उलझे हुए होते हैं, और इसी को क्रोमैटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। अंतरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेज। अब जैसे जैसे कोशिका विभाजन में अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, तो फिर ये जो क्रोमैटिन तंतु हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। और अब जो हमें गुणसूत्र दिखाई देने लगता है वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो गुणसूत्र है ये आपको कौन सी अवस्था में दिखाई देता है, पूर्वावस्था में। तो ये गुणसूत्र है पूर्वावस्था का, माने प्रोफेज। अब पूर्वावस्था के प्रारंभ में तो गुणसूत्र ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब पूर्वावस्था खत्म होने वाली होती है तब जो है गुणसूत्र वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस गुणसूत्र में जो बीचों बीच होता है ये है गुणसूत्र बिंदु, माने सेंट्रोमियर। ये और ये जो पूरी संरचना है
ऊपर से नीचे तक इस पूरी संरचना को आप कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। किसी भी गुणसूत्र में चाहे दोनों भुजाएं बराबर हों, एक क्रोमैटिड में कितनी भुजाएं होती हैं? 2 भुजाएं, लेकिन ये जो ऊपर वाली भुजा होती है इसे हमेशा कहते हैं लघु भुजा। लघु भुजा माने शॉर्ट आर्म। और इसको कौन से अक्षर से दर्शाते हैं? छोटे पी से, अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा पी। और ये जो भुजा होती है ये होती है लॉन्ग आर्म, माने लंबी भुजा या दीर्घ भुजा या लॉन्ग आर्म। और इसे कौन से अक्षर से दर्शाते हैं? छोटे क्यू से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तव में जो गुणसूत्र होता है वो देखने में इस तरह का नहीं होता। जो गुणसूत्र होता है उसकी जब आप संरचना देखते हैं तो वो इस तरह की संरचना होती है। देखिए, ये संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। इसमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि गुणसूत्र के चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं होती, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गुणसूत्र के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम होता है पेलिकल। क्या नाम होता है? पेलिकल। ठीक है, ये झिल्ली है पेलिकल। अच्छा, इसका मतलब इसकी जो उपस्थिति है वो विवादास्पद है। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब इसमें इसके अंदर, पेलिकल के अंदर ये पूरा आपका गुणसूत्र, देखो ये वाली जो संरचना है ना, इसको जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी। ये तो हम अपनी आसानी के लिए ऐसे बना देते हैं फटाफट। तो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये गुणसूत्र बिंदु है, माने सेंट्रोमियर है। अब इसके अंदर डीएनए के 2 धागे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो डीएनए के धागे होते हैं इनको कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा। और इस क्रोमोनिमेटा में जो ये टेलीफोन के तार की तरह मुड़े मुड़ी संरचनाएं हैं इनको कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स। और वास्तव में ये जो आपके क्रोमोमियर्स होते हैं ये वास्तव में होते हैं जीन। क्या होते हैं? जीन। और बाकी जो धागा है वो डीएनए होता है। ठीक है, वो जीन नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे जीन्स लिख सकते हैं। क्रोमोमियर्स माने जीन्स। अब इसके अलावा, डीएनए के धागे के अलावा, जो इसके अंदर जो आधारीय तत्व भरा हुआ रहता है इस आधारीय तत्व को आप कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और जो गुणसूत्र का छोर होता है
उसको कहते हैं टीलोमियर। तो ये जो छोर है गुणसूत्र का, इसको आपने बोला है टीलोमियर। टीलोमियर, सही बात है। तो ये जो टीलोमियर है, अब ये जो बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्राथमिक संकीर्णन, माने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और इसको आप गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, यानी कि आप इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु माने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। और मनुष्यों में और उच्च जंतुओं में ये हर गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोटीन की डिस्क नुमा संरचना उपस्थित होती है, ये। और इसको आप क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। इसे आप काइनेटोकोर कहते हैं। और ये जैसे ये अगर आपका एक गुणसूत्र है, तो ये बीच में काइनेटोकोर है एक तरफ, और ये इधर एक काइनेटोकोर है। तो काइनेटोकोर कितने होते हैं? 2। और इनका काम होता है कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं से जुड़ना। तो तर्कु तंतु ऐसे इस प्लेट से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं संख्या में? 2, दोनों तरफ एक एक। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र तर्कु तंतु से किस संरचना से जुड़े होते हैं, अगर विकल्प में काइनेटोकोर दे रखा है ऑप्शन में, तो आंसर काइनेटोकोर होगा। अगर काइनेटोकोर नहीं दे रखा है, तब उत्तर होगा सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन, ठीक है। अब इसके अलावा गुणसूत्रों में 2 संकीर्णन और होते हैं। तो ये वाला जो संकीर्णन होता है, यहां से क्या चिपका हुआ होता है? ये जो है ये है केंद्रिका। माने न्यूक्लियोलस। और ये वाला जो संकीर्णन है, उसका नाम होता है द्वितीयक संकीर्णन नंबर 1। द्वितीयक संकीर्णन संख्या 1, या फिर इसको कहते हैं NOR। NOR का मतलब है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, माने केंद्रिका संगठन क्षेत्र। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इसको नॉर कहते हैं। और ये जब अंत्यावस्था आती है, तो उसमें वापस से केंद्रिका के संगठित होने में सहायता करता है। ये कौन से गुणसूत्रों में पाया जाता है? ये पाया जाता है 13, 14, 15, 21, 22 और Y। गुणसूत्र संख्या 13, 14, 15, 21, 22 तथा Y, ठीक है। और यहां पर जो है, ये है द्वितीयक संकीर्णन नंबर 2।
और इसको हम जोड़ भी कहते हैं। जोड़ माने सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नंबर 2, या इसको नॉट्स कहते हैं। इसका ना अभी तक वास्तविक जो कार्य है वो अज्ञात है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये यहां से गुणसूत्र जो है वो टूट जाता है। ठीक है, और ये कहां कहां मिलता है? ये पाया जाता है गुणसूत्र संख्या 1, 10, 13, 16 तथा y। गुणसूत्र संख्या 1, 10, 13, 16 तथा y। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे गुणसूत्र हैं जिसमें दोनों द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं, तो वो है 13 और y। 13 और y। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब वो भाग जो द्वितीयक संकीर्णन के नीचे होता है ये फूल जाता है और इसे कहते हैं अनुषंगी माने सैटेलाइट। अनुषंगी माने सैटेलाइट। और इसके अंदर जो डीएनए होता है उसको अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये अनुषंगी डीएनए किन किन गुणसूत्रों में पाया जाता है? जिसमें द्वितीयक संकीर्णन नंबर 1 होता है, वो है 13, 14, 15, 21, 22 और y। जो छोर होते हैं गुणसूत्र के उनको टीलोमियर कहते हैं। और टीलोमियर का क्या कार्य होता है? ये दो गुणसूत्रों के छोर को आपस में चिपकने नहीं देते। दूसरा, ये केंद्रक झिल्ली से गुणसूत्र को चिपकाने में सहायता करते हैं कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणसूत्र। ये पूर्वावस्था में है, लेकिन बेटा इसके बाद जो एक अवस्था आती है उसमें गुणसूत्र सबसे मोटा दिखाई देता है। देखिए ध्यान से, ये अगली जो अवस्था है उसमें जो गुणसूत्र हम बनाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में गुणसूत्र ऐसा नहीं होता। गुणसूत्र होता है इस तरीके का। ठीक है, ऐसा। और ये डीएनए का तंतु है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो दोनों आपको दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली इनको बहनें नहीं लिखते, इनको हिंदी में भी सिस्टर ही लिखते हैं। ये आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कौन सी? ये दोनों या फिर ये दोनों। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको पता ही हैं। तो ये वाला जो गुणसूत्र है इसमें 2 क्रोमैटिड होती हैं और भुजाएं कितनी होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4। और ये कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मध्यावस्था में। मध्यावस्था माने मेटाफेज। और इस टाइम जो गुणसूत्र होता है वो सबसे मोटा होता है, सबसे स्पष्ट होता है, इसलिए मध्यावस्था जो है वो उत्तम अवस्था मानी जाती है गुणसूत्र की संख्या और गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये गुणसूत्र की संरचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीवों के प्रकार के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। देखिए, देखिए जीवों के प्रकार के
आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। इस आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। बेटा प्रोकैरियोटिक ये एक अंग्रेजी शब्द है और इसमें प्रो का मतलब होता है आद्य, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो जिसका केंद्रक पुराने तरीके का हो वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होते हैं ये किस तरीके के होते हैं? ये असल में नग्न डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते और ये जीवाणु की कोशिका में ऐसे ही विस्तृत रहता है। इसमें ना ही हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ना ही ये किसी केंद्रक झिल्ली से आवृत होता है। इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इस प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के बहुत सारे नाम होते हैं। ये हमने जब आपको वो पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, कोशिका जीवन की इकाई वाले अध्याय में, तो इसके जो अन्य नाम होते हैं वो होते हैं केंद्राब। क्या होता है? केंद्राब। केंद्राब को अंग्रेजी में आप कहते हो न्यूक्लियोइड। ठीक है, या फिर आप इसको कहते हो जीनोफोर, आनुवांशिक डीएनए, माने जीनोमिक डीएनए या जीनोफोर। फिर इसको कहते हैं प्रारंभिक केंद्रक, क्योंकि अगर हम उद विकास की बात करें तो पहले जीवाणु आए थे, तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक केंद्रक, माने इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोक्रोमोसोम। बेटा इसको नग्न डीएनए भी कहते हैं। नग्न डीएनए माने नेकेड डीएनए। तो ये इसके अलग अलग तरीके के बहुत सारे नाम हैं। ये डीएनए का अकेला अणु होता है जो द्विसूत्रीय है, जो वृत्ताकार है, मतलब रेखीय नहीं है, वृत्ताकार है, क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त छोर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब जो एक आपका समरूपी जीवाणु है, जो इसको आप एस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई कहते हैं, उसमें कितना लंबा डीएनए होता है? 1.2 मिलीमीटर। तो ई कोलाई में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की लंबाई होती है 1.2 मिलीमीटर। इतना लंबा डीएनए पाया जाता है, लेकिन ई कोलाई का जो व्यास है वो कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर व्यास होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका मतलब इतने लंबे डीएनए को कुंडलित होके, छोटा होके क्या होता है? इसके अंदर समाना होता है। तो इसकी जो वलन की आवृत्ति है, वलन की आवृत्ति माने डिग्री ऑफ फोल्डिंग, ये हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आनुवांशिकी का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डिग्री ऑफ फोल्डिंग कितनी है इसमें? 250 से 700 गुणा, मतलब इतना गुणा डीएनए को छोटा होकर फोल्ड होना होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस डीएनए को वलन करने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं।
हिस्टोन प्रोटीन्स ये नहीं पाए जाते, इनके स्थान पर पाए जाते हैं पॉलीअमीन्स। क्या होते हैं? पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स उपस्थित होते हैं जो इनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें जो डीएनए अणु हैं वो एकदम बंद संरचना है और उसमें ये बंधों से जुड़ी भी होती है, ये आपको पता है। विभिन्न प्रकार के लूप बनाती है और अति कुंडलित हो जाती है और आरएनए और पॉलीअमीन्स के द्वारा इनको स्थायित्व प्राप्त होता है। आपको तो मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो वलन की आवृत्ति है वो 250 से 700 गुणा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र पर। देखिए, नंबर 2, यूकैरियोटिक गुणसूत्र माने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब ये गुणसूत्र कैसा है? यू का मतलब होता है वास्तविक, सत्य गुणसूत्र। तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक गुणसूत्र होता है। कैसे होता है? ये तो हमारा गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? जो डीएनए है वो द्विकुंडलीय मॉडल में उपस्थित है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेखीय डीएनए है, ये वृत्ताकार नहीं है और हर जीव के हर जाति में एक अपना विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या होती है जो 2 से लेकर हजारों की संख्या में हो सकती है। जैसे सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लॉसम में। ऑफियोग्लॉसम एक तरह की फर्न है, टेरिडोफाइट है, जिसमें 1260 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में। ठीक है, जबकि हमारे अंदर 46 ही होते हैं। अभी मैं गुणसूत्र संख्या की बात करूंगा। ठीक है, अब हमारे एक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक होती है। हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है और अगर हमारे 46 गुणसूत्रों का डीएनए बाहर निकाल लिया जाए तो उसकी लंबाई होगी लगभग 2.2 मीटर। सो मनुष्यों के 46 गुणसूत्रों के डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। लेकिन मनुष्यों की कोशिका का जो केंद्रक होता है तो वो कितना होता है? लगभग 5 माइक्रोमीटर। केंद्रक का व्यास ये होता है 5 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 5 की घात -6 मीटर और ये 2.2 मीटर है। तो इतना लंबा जो डीएनए है वो इसके अंदर मुड़ मुड़ के अतिकुंडलित होगा। तो हमारे अंदर जो वलन की आवृत्ति है, डिग्री ऑफ फोल्डिंग, वलन की आवृत्ति, वो कितने गुना है? वो है लगभग 10,000 गुना। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसकी हम गणना कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। अब जो हमारे यूकैरियोटिक गुणसूत्र का डीएनए है वो धनात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ संबंधित होता है। तो इनके अंदर हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स
उपस्थित होते हैं जो इस संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, और हिस्टोन 5 तरीके के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग में, वो अगले अध्याय में है। ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि डीएनए और हिस्टोन के बीच में जो संबंध है वो एक संरचना का निर्माण करता है, और उस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम आपको पता है, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला जो इसमें टॉपिक है, ये 2 तरीके के गुणसूत्र हो गए। अब अगले प्रकार के जो गुणसूत्र हैं उनको हम कहते हैं समजात गुणसूत्र, माने होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? ये किसी भी जीव में या किसी भी व्यक्ति में की कोशिकाओं में पाए जाने वाले वो 2 गुणसूत्र होते हैं जो एक समान आकार की, जैसे मैंने यहां पर बनाया है ये। इनकी आकारिकी एक जैसी है, इनका प्रकार एक जैसा है, इनकी संख्या एक जैसी है, इनमें जो जीन्स उपस्थित हैं उनकी स्थिति और उनकी संख्या एक समान है, और जो 2 अलग अलग जनकों से वंशागत होते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया, ये गुणसूत्र संख्या 4 है और ये भी गुणसूत्र संख्या 4 है। इसकी वंशागति माता के द्वारा हुई है, ये माता से हमारे शरीर में आया है, और उसी आकार की, उसी सब कुछ का जो दूसरा गुणसूत्र है ये हमारे शरीर में पिता की काया के द्वारा वंशागत हुआ है। तो ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। और ये कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस में ये संयुग्मन दर्शाते हैं। तो यहां पर ये दोनों जो एक साथ खड़े हैं इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं संयुग्मन, माने साइनेप्सिस। और ये संयुग्मन कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है पूर्वावस्था की पैकिटीन अवस्था में। पूर्वावस्था की पैकिटीन प्रावस्था में। ये तो सब आपको पता ही होगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो समजात गुणसूत्र हैं ये जंतुओं के और संवहनीय पादपों की कायिक कोशिकाओं में होती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? द्विगुणित होती है। लेकिन हमारे जो युग्मक होते हैं, अंडाणु है, शुक्राणु है, उनमें ये समजात गुणसूत्र नहीं पाए जाते। एक जोड़े में से सिर्फ एक ही गुणसूत्र जो है वो युग्मकों में उपस्थित होता है। अब हम जरा बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की, ये बहुत जरूरी है। देखिए इधर गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं। मैं इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण वाले बताऊंगा, आपको अगर लिखने हैं तो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको सारे नहीं लिखकर बताऊंगा, ठीक है। तो ये है गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर, बेटा प्रत्येक जाति की एक विशिष्ट गुणसूत्र संख्या होती है, लेकिन ऐसा इसके अपवाद भी हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको लिखकर बताता हूं, एक एस्कैरिस है, पार एस्कैरिस इक्कोरम। पार एस्कैरिस एक्वोरम, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है और इसको लिखते हैं n बराबर 1, ठीक है। तो ये एक गुणसूत्र जो है ये सबसे कम गुणसूत्र संख्या है। फिर एक है म्यूकर हिमालिस। म्यूकर
हिमालिस, और म्यूकर हिमालिस में 2 ही गुणसूत्र होते हैं, n बराबर 2। मैं इनका नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी कठिनाई है इसमें, ठीक है। फिर एक है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, इसमें ये द्विगुणित होता है, 2n बराबर 4। तो ऐसे ही 2n बराबर 4 और में भी होते हैं, जैसे एक होता है ओफायरोटोका, ठीक है, ओफायरोटोका, इसमें भी 2n बराबर 4, ये भी द्विगुणित जीव है। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए मटर में होते हैं 2n बराबर 14, ठीक है, जबकि मक्का में होते हैं 2n बराबर 20, मक्का का बहुत पूछा जाता है। मनुष्यों में 2n बराबर 46, ठीक है। अमीबा में 2n बराबर 250, ये लिख देता हूं, अमीबा प्रोटियस, 2n बराबर 250, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट वाले हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। फिर एक होता है ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम, ये ऑफियोग्लॉसम एक वो है टेरिडोफाइट है, फर्न है, इसको एडर्स जिवा टंग भी कहते हैं। एडर एक सांप होता है, उसकी जीभ की तरह दिखाई देता है। तो ये है ऑफियोग्लॉसम, ये है एडर्स टंग माने जिवा, फर्न। इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n बराबर 1260 और किसी किसी जाति में 1262 भी होते हैं। तो आप 1260 या 1262 याद कर लेना। ये तो पौधों में है। जंतुओं में एक होता है ओलोकैंथा, ओलोकैंथा में 1600 होते हैं, ओलोकैंथा। और ओलोकैंथा में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 1600 गुणसूत्र, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा। अब मुर्गियों में आप लिख लीजिए 2n बराबर 78, 78। कुत्ते में 2n बराबर 78। चिंपांजी और गोरिल्ला दोनों में ही 2n बराबर 48, 48, ठीक है। ऐसे ही जो, हाँ, ये थोड़े से अपवाद वाले हैं। देखिए जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में जो नर होते हैं, देखिए इधर मधुमक्खी में जो नर होते हैं, नर को आप कहते हैं ड्रोन्स। क्या कहते हैं? ड्रोन्स। और नर में कितने रहते हैं? इसमें रहते हैं n बराबर 16, n बराबर 16। और मादाएं, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो रानी हो, तो 2n बराबर 32। तो ये अपवाद वाला है, ठीक है। एक और अपवाद है, वो है टिड्डा। टिड्डा कहते हैं ना ग्रास हॉपर, तो यहां लिख देते हैं टिड्डा माने ग्रास हॉपर। तो टिड्डे में जो नर होता है उसमें मादाओं की तुलना में एक गुणसूत्र कम होता है, ठीक है। नर होता है 2n बराबर 23 और मादा होती है 2n बराबर 24, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण गुणसूत्र संख्या बताई है। ऐसे ही आपका जो यीस्ट होता है, यीस्ट में 2n बराबर 34, यीस्ट कवक है, यीस्ट में 2n बराबर 34। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और एक पौधा और आएगा बहुत जरूरी, इवनिंग प्रिमरोज, जिसको आप ओइनोथेरा लेमार्कियाना कहते हैं। उसमें होते हैं 2n बराबर 14, हाँ 14, ओइनोथेरा में होते हैं 2n बराबर 14। और ऐसे ही आपका एक और होता है न्यूरोस्पोरा, ये कवक होता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसको आप गुलाबी ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या? न्यूरोस्पोरा क्रासा। उसमें भी न्यूरोस्पोरा, इसमें भी 2n बराबर 14।
ऐसी आपकी फल मक्खी होती है ड्रोसोफिला, ठीक है, फल मक्खी। ये सारे नाम ऐसे हैं जो आनुवांशिकी में आपसे पूछे जा सकते हैं। ड्रोसोफिला 2n बराबर 8 और उद्यान मटर 2n बराबर 14, ये मैंने आपको इस पाठ के शुरू में ही बताया था। तो ये कुछ जीवों की विशिष्ट गुणसूत्र संख्या है जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अब है लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। देखो, लिंग गुणसूत्र माने सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, और दूसरे हैं कायिक गुणसूत्र माने सोमैटिक क्रोमोसोम्स। ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनका दूसरा नाम होता है एलोसोम या इडियोक्रोमोसोम। एलोसोम या इडियोक्रोमोसोम। और जो कायिक गुणसूत्र होते हैं इनको कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स या वास्तविक गुणसूत्र माने यू क्रोमोसोम्स, यू क्रोमोसोम्स। ये जो लिंग गुणसूत्र हैं ये अकेले या जोड़े में किसी भी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये एक अकेले या जोड़े में किसी भी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं और ये लिंग के निर्धारण के साथ साथ अनेक लक्षणों को भी निर्धारित करते हैं जिनको लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, माने सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये अकार्यकीय कार्यकीय लक्षण होते हैं, ठीक है। और ये लिंग गुणसूत्र पुनः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एंड्रोसोम, एंड्रोसोम, और दूसरा होता है गायनोसोम, गायनोसोम। अब आपको तो अच्छा पता है कि जो पुमंग होता है पौधों में, पुमंग वो एंड्रोशियम होता है नर, और गायनोशियम जो होता है जायांग वो मादा होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो स्त्री प्रसूति विशेषज्ञ होती है ना। तो गायनो का मतलब मादा, एंड्रो का मतलब नर। नर लिंग हार्मोन कौन से होते हैं? एंड्रोजेंस। तो ये क्या करती है? ये किसी जीव में नर लिंग का निर्धारण करती है। तो यहां लिख दिया नर लिंग का निर्धारण। और ये जो गायनोसोम होता है ये क्या करता है? ये मादा लिंग का निर्धारण करता है, मादा लिंग का निर्धारण। अगर मनुष्यों में वाई गुणसूत्र उपस्थित है तो क्या होगा? लड़का। और वाई नहीं है तो लड़की होगी। एक्स से लड़का लड़की नहीं होता, वाई से लिंग का निर्धारण होता है। तो मनुष्यों में वाई गुणसूत्र, ये किसका उदाहरण है? एंड्रोसोम का। लेकिन गायनोसोम का क्या उदाहरण है? पक्षियों में उदाहरण, पक्षियों में डब्लू गुणसूत्र। पक्षियों में अगर डब्लू गुणसूत्र होता है तो मादा होती है, डब्लू नहीं होता है तो नर होता है, ठीक है।
तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में लिंग निर्धारण विषय के अंदर, टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये कुछ अकार्यकीय कार्यकीय लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और ये दोनों लिंगों में समान रूप से काम करते हैं, नर लिंग में भी और मादा लिंग में भी, और ये लिंग संलग्न नहीं होते हैं, ये लिंग संलग्न नहीं होते हैं। तो मनुष्यों में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? 44। उदाहरण, मनुष्यों में 44 ऑटोसोम्स, यानी 22 जोड़े, 1 से लेकर 22 तक। कौन कौन से होते हैं ये हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही। कल हम शुरू करेंगे कि जीव लिंग गुणसूत्रों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, समरूपी और विषम रूपी। तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो आपको सूचना दी बताई है आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, और फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।